.com पे आए। डाउनलोड नाउ। आज पहले मरहले के लिए मिजोरम और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात की 20 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम का है आखिरी दिन। तमाम सियासी जमातें पूरे दमखम के साथ उतरेंगी इंतखाबी मैदान में। रियासत में 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 5 इंतखाबी रियासतों में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में जलसे आम से करेंगे खिताब। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर भी इंतखाबी मुहिम में है मसरूफ। आज भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का है आखिरी दिन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। नेपाल में जलजिला मुतासिरा इलाकों में राहत और बचाव का काम जंगी सतह पर जारी। तबाहकुन जलजले से मरने वालों की तादाद 150 से मुतजाविज। गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए इसराइल के कई शहरों में हुए एहतजाजी मुजाहिरे। वहीं अमरीका ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबे का किया इयादा, लेकिन कहा जंगबंदी हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने में देगी मदद। खेलों में क्रिकेट आलमी कप में आज भारत और जनूबी अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से दी थी शिकस्त। वहीं पाकिस्तान की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में दाखिल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मिजोरम असेंबली इंतखाबात की मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी तशहीर आज शाम खत्म हो जाएगी। तमाम सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार वोटरों को अपने हक में राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वहीं कौमी जमातों के कायदीन ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। उधर छत्तीसगढ़ में भी पहले मरहले के लिए 20 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इस दरमियान बस्तर डिवीजन के कुछ इलाकों में माओ नवाजों के तशद्दुद के वाकयात की वजह से वोटिंग 7 नवंबर को होगी। इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग पार्टियों को आज ही नाकाबिल रसाई और माओ नवाज मुतासिर पोलिंग बूथों पर भेजा जाएगा। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियां और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाएगा। अगली खबर नारायणपुर से। बीजेपी के जिला नायब सदर रतन दुबे का छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने कत्ल कर दिया है। वो बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए कौशलना बाजार गए थे, जहां नक्सलियों ने उन पर तेज धार हथियार से हमला किया। रतन दुबे के कत्ल की वजह से बीजेपी कारकुनान में गम और गुस्से की लहर है। और 5 इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी तमाम सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर सरगर्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रियासत में इंतखाबी तशहीर करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में बड़े बड़े अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम का पहला जलसा दोपहर को सिवनी में होगा, जबकि दूसरा जलसा खंडवा में होगा। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम का आज आखिरी दिन है। आज इंतखाबी मुहिम के पहले मरहले के अख्तिताम से कबल
बीजेपी सदर जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 2 अवामी जलसे करेंगे। ये अवामी जलसे गौरेला पंजेरा मरवाही जिला की कोटा असेंबली सीट और बिलासपुर जिला की मस्तूरी असेंबली में होंगे। काबिल जिक्र है कि छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में बस्तर डिवीजन की 12 असेंबली सीटों और राजनांदगांव इलाके की 8 असेंबली सीटों पर वोटिंग होने वाली है। मरकजी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 29वें मरहले के इंतखाबी बॉन्ड जारी करने का इख्तियार दिया है। ये बॉन्ड रवा माह की 6 से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखों से जारी और अदा किए जाएंगे। इंतखाबी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए कारआमद होंगे। इसके बाद बॉन्ड जमा कराने पर किसी सियासी जमात को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। किसी अहल सियासी जमात के अकाउंट में जमा करदा इंतखाबी बॉन्ड की अदायगी उसी दिन की जाएगी। और कांग्रेस ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में पार्टी ने 23 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मौजूदा हुकूमत में वजीर महेश जोशी का टिकट काटा गया है। जोधपुर सुरसागर से गुज़िश्ता इलेक्शन हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अयूब खान के बेटे को टिकट दिया गया है। काबिल जिक्र है कि 6 फहरिस्तों समेत कांग्रेस ने अब तक 179 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अब सिर्फ 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। नाजरीन, आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। डिब्बा बंद सनत के मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस और मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। इस 3 रोजा मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे एडिशन का आज आखिरी दिन है। इस प्रोग्राम में दुनिया भर समेत मुल्क भर से खुर्दनी अशिया की नुमाइश की गई है। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज आखिरी दिन है। इसमें मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के पकवान लोगों को अपनी तरफ खास तौर से मुतवज्जा कर रहे हैं। फूड स्ट्रीट वर्ल्ड फूड इंडिया में तवज्जो का खास मरकज बन गई है। इसके अलावा सोया से बनी हुई मसनूआत ने भी लोगों में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। वर्ल्ड फूड इंडिया में 80 से ज्यादा ममालिक की खुर्दनी अशिया की नुमाइश की जा रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा एडिशन दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है। इस फूड इवेंट में न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से खाने पीने की अशिया देखी जा सकती हैं। इस प्रोग्राम का मकसद हिंदुस्तान को दुनिया के फूड हब के तौर पर पेश करना है। बहुत से हिंदुस्तानी खानों की अशिया यहाँ पर देखी जा रही हैं। सोया से बनी मसनूआत को भी काफी पसंद किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तानी मसनूआत को मिलने वाली इस पहचान से नुमाइश करने वाले भी बेहद पुरजोश हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया का बहुत ही अच्छा मंच है। मोदी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया और पब्लिक की भम्मार आ गई है। यहाँ पे जितने भी बिजनेस के जो फूड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक आई है यहाँ पे। जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑल ओवर जितनी भी कंट्री है, काफ़ी कंट्री से लोग आए हैं। हमें चांस मिला है कि थोड़े समय में हम काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट करा देते हैं प्रोडक्ट, और वो उनको प्रोडक्ट का जायका पसंद आता है तो हमारे साथ वो जुड़ते हैं, बिजनेस डील बनती है यहाँ से। फूड स्ट्रीट वर्ल्ड फूड इंडिया में भी तवज्जो का खास मरकज बन गई है। ये इलाकाई खानों और सकाफती विरसे की नुमाइंदगी कर रही है। इसमें 200 से ज्यादा बावर्ची हिस्सा ले रहे हैं और रिवायती भारतीय पकवान पेश कर रहे हैं। यहाँ आप मुख्तलिफ रियासतों के स्ट्रीट फूड को चख सकते हैं, जिनमें मुंबई का बड़ा पाव और बनारस का महादेव जलेबिया भी शामिल है। वर्ल्ड फूड इंडिया में मुंबई का वड़ा पाव भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ राजा रामवीर सिंह हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजा रामवीर महाराष्ट्र से, बम्बई से हूँ, और ये हमारी पारंपरिक कला है और महाराष्ट्र का वर्ल्ड में मशहूर वड़ा पाव है। और हम जो ऐसे वड़े बनाते हैं कि 24 घंटा उसको कहीं वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। गरीब से लेकर गरीब, बम्बई में आमिर से लेकर गरीब तक सबके लिए वड़ा पाव बहुत अच्छा है और स्वाद से खाते लोग। बनारस के व्यंजन भी यहाँ फूड इंडिया में लोगों को लुभा रहे हैं। क्या खासियत है इनकी, बात करते हैं। अभिषेक निगम हमारे साथ हैं।
क्या लेकर आए हैं अभी तक आप? नमस्कार, हम लोग बनारस से स्पेशल टमाटर चाट, महादेव जलेबा और दही बड़े और यहाँ के लिए यहाँ का स्पेशल फुल्की होता है और ये हम लोग काशी से लेके आए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग को नेशनल लेवल पर स्ट्रीट फूड इंडिया में आने का सौभाग्य मिला। चूँकि हम लोग छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत हम लोग की हेल्प की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000 और 50,000 जैसा लोन प्रोवाइड कराया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको वेंडिंग जोन में वहाँ स्टॉल प्रोवाइड कराया गया। हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करूँगा। इस मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हर रोज सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर आने वाले लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DG न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। एक रोजा दौरे पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वो इंस्टीट्यूट के तलबा और फैकल्टी मेंबरान से बातचीत करेंगे। नीति आयोग आज नई दिल्ली में रोज बरोज टेक्नोलॉजी, तरक्की और इख्तरात को फरोग देने पर एक वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। G20 नई दिल्ली एलामिया के मुताबिक 10 मौज़ूआत पर मुनक़िद होने वाली वर्कशॉप के सिलसिले में ये चौथी वर्कशॉप होगी। ये वर्कशॉप वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की जा रही है। ये वर्कशॉप DPI सेक्टर और हुकूमत में माहिरीन, कारोबारी, सनअतकार, इख्तरातकार, माहिरीन तालीम और थिंक टैंक के नुमाइंदों के एक और हुकूमत के मुख्तलिफ नजरियात को यकजा करने की कोशिश करेगी, ताकि G20 नई दिल्ली के रहनुमाओं के एलामिया में बयान करदा मकासद और नताइज के हुसूल के लिए दरकार वसाइल और तरक्की की निशानदही की जा सके। इस सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाने की कोशिश भी की जाएगी। इस वर्कशॉप को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। हर तबके का मकसद मखसूस एक्शन पॉइंट्स और हिकमत अमली में हम आहंगी लाना है, जो NDLD में वज़ह करदा विजन के निफाज के लिए दरकार है। 1 नवंबर से 9 नवंबर तक ऐसी 10 फीडर मौज़ूआती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाएगा। वर्कशॉप के मौज़ूआत में G20 से G21 तरक्की के लिए डेटा, सियाहत, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पायदार तरक्की के अहदाफ, तिजारत, भारतीय तरक्याती मॉडल, ख़वातीन की क़यादत में तरक्की, कसीर जहती तरक्याती बैंकों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली और सब्ज़ तरक्की वगैरह शामिल हैं। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के पैगाम के साथ मुल्क भर के 11 शहरों में बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों का बुनियादी मकसद मुल्क भर के नौजवानों को आयुर्वेद डे, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के आलमी पैगाम से जोड़ना है। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नौजवानों को आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ मुहिम से जोड़कर मजबूत और सेहतमंद भारत का मुस्तकबिल बनाया जा सकता है। और प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं। मुल्क भर में NCCF और नेफिड के जरिए मोबाइल वैन से प्याज 25 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत बफर स्टॉक से 1 लाख टन प्याज मार्केट में लाई है, ताकि त्यौहार के मौसम में होलसेल और रिटेल मार्केटों में कीमतें कम रहें। देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी बड़े कदम उठाए हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा कदम है कि NCCF और नेफिड के माध्यम से दिल्ली के अंदर सस्ती दरों पर प्याज को बेचा जा रहा है। ये तस्वीरें तो सिर्फ हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश भर के अंदर NCCF का ये प्रयास है कि त्योहारी सीजन के अंदर लोगों को जो है प्याज जो है वो सस्ती दर पर मिलनी चाहिए। आप NCCF की इस मोबाइल गाड़ी को देख सकते हैं। इस समय ये दिल्ली के एक साउथ एवेन्यू इलाके के अंदर हैं। लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर प्याज ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर अगर हम खुदरा कीमतों की बात करें तो 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिल रही है, लेकिन NCCF जो है सिर्फ 25 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि त्योहारों का सीजन है, ऐसे में त्योहारों के समय में लोगों को प्याज की कीमतों से ना जूझना पड़े, इसलिए सरकार ने बफर स्टॉक से 1 लाख टन प्याज जो है वो बाजार में उतारने का फैसला लिया है। और इससे पहले भी सरकार ने अगस्त में भी फैसला लिया था कि बफर स्टॉक के अंदर जितने प्याज है उसको लोगों के लिए सस्ती दरों पर बाजार में उतारा जाए।
खुदरा के साथ साथ जो थोक कीमतें हैं वो भी अब मंडियों में कम होती जा रही हैं और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये अस्थायी हैं। जैसे ही नई फसल बाजार के अंदर आएगी उसके बाद ये जो प्याज की कीमतें हैं ये नियंत्रण में होंगी। हमें तो बहुत मुश्किल पड़ रही थी। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि 25 रुपए किलो के हिसाब से हमें प्याज मिल रहा है। यहाँ पे 25 रुपए किलो मिल रहा है सर, और मार्केटों में जो है 60 से 70 रुपए किलो प्याज मिल रही है। भारत सरकार के जिस मार्गदर्शन से हमें बताया गया है ऑल पैन इंडिया पूरे भारत में हमारे जो ब्रांचेस है उनके यहाँ से मोबाइल वैन्स कल से हमारी कम से कम 450 से अधिक मोबाइल वैन्स ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत भर में जा रही है ऑनियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाजार के मुकाबले काफी कम हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्याज की जो दरें हैं वो स्थायी रूप से कम हो जाएंगी जब नई जो है फसल जो है बाजार के अंदर आएगी। अपने कैमरामैन सन्नी कालरा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाह उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये गज़ा और इसराइल पर बमबारी से मुतालिक है। इसराइली बमबारी लगातार जारी, हमास के सरबराह के घर पर हमला, मसाजिद, अस्पताल, एम्बुलेंस और स्कूल भी जद में। गज़ा में कोई भी जगह महफूज नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा और 1200 से ज़्यादा बच्चों समेत 2200 अफराद मलबे में दबे हुए हैं। तो इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही है, अगली सुर्खी, और ये मुफ्त राशन स्कीम में मजीद 5 साल तक तोसी का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा है कि गरीबों की फलाह और बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ते हैं, इनकलाब की सुर्खी लेते हैं और ये नेपाल से मुतालिक है। नेपाल में ज़लज़ले से भारी तबाही आई है, 150 से ज़्यादा अफराद इस दौरान यहाँ पर हलाक हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। जानी और माली नुकसान पर वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल का इजहार रंजो गम। अगली खबर, और मध्य प्रदेश में वज़ीर आज़म की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है और पूरा ज़ोर शोर लगा रही हैं तमाम पार्टियाँ अपनी इंतखाबी मुहिम में। जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं रियासत में पूरी तरह से सरगर्म हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी हममनसब से टेलीफोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू की, साथ ही साथ लोगों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया गया। जंग बंदी करने के ऊपर भी गौर ख्वास किया गया कि किस तरह से फ़िलहाल फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की कोशिश को बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राशन घपला मामला, बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में ईडी की छापेमारी हुई है और इस मामले में ईडी मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई मकामात पर छापे मारे गए हैं और शुमाली परगना 24 परगना के बन गांव से लेकर नदिया के राना घाट तक जगह जगह पर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं और ये है दिल्ली से मुतालिक। मुसलसल तीसरे दिन दिल्ली में फिजाई आलूदगी अपनी शिद्दत पर और दिल्ली एक गैस चैम्बर में फिलहाल तब्दील हो गई है। आसपास के इलाकों में भी आलूदगी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये थी आज की सुर्खियां और अब हम नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में तेंदुपत्ते के बोनस को लेकर सियासी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। बस्तर में तेंदुपत्तों को कबायलियों का सब सोना कहा जाता है। बीजेपी कह रही है कि आज वही हरियाली भूपेश हुकूमत ने छीन ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस तेंदुपत्ते का बोनस बराह रास्त कबायलियों के खातों में भेजने की बात कर रही है। देखते हैं हमारे नुमाइंदे सुमेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। जब छत्तीसगढ़ के जंगलाती इलाकों में रहने वाले कबायलियों के पास गर्मियों में खेतों में कोई काम नहीं होता है तो वो तेंदू के पत्ते यानी सब्ज सोना जमा करके अपनी रोजी कमाते हैं। बस्तर डिवीजन में हर साल अप्रैल के महीने से तेंदू के पत्तों को तोड़ा जाता है।
फिर इन पत्तों को बंडल बनाकर धूप में खुश्क किया जाता है। हुकूमत ने तेंदू के पत्ते की फी मेयारी थैली 4000 रुपए मुकर्रर की है। रियासती हुकूमत तेंदू के पत्तों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करती है और डिविडेंड की फरोख्त की बुनियाद पर तेंदू के पत्ते जमा करने वालों को बोनस दिया जाता है। लेकिन बस्तर डिवीजन के कबायलियों का कहना है कि तेंदू पत्ते का बोनस और उसकी रकम उनके खाते में नहीं आई है। बोनस तो नहीं मिला है सर, कम से कम हो गया 2019 से मिलेगा बोल के यहाँ का आधार कार्ड और पासबुक का नंबर ले जाते हैं, मतलब अभी तक ले जाते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं। 4-5 साल हो गया, आज तक का नहीं मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को तेंदू के पत्तों की खरीदारी में बेजाब्तगियों और बोनस की अदम अदायगी पर निशाना बनाया है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश हुकूमत ने कबायलियों के हुकूक छीन लिए हैं। ताहम कांग्रेस का कहना है कि तेंदू के पत्तों का बोनस बराह रास्त कबायलियों के खातों में भेज दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक छत्तीसगढ़ हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से कबायलियों को तेंदू पत्ते का बोनस नहीं मिला है। कहीं कहीं शिकायतें आई कि संग्राहकों को बोनस नहीं मिला, उसका जो दर मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन ये अव्यवस्था की बात थी। लेकिन इस सरकार ने दर बढ़ाया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जिस तेंदू पत्ते को कबायलियों का हरा सोना कहा जाता है, अब इसकी हरियाली उनकी जिंदगियों से गायब हो चुकी है। हुकूमत का कहना है कि एजाजिया में इजाफा किया गया है, लेकिन कबायलियों का कहना है कि ये सिर्फ कागजों पर है। सरकार कहती है कि मानदेय बढ़ाया है, लेकिन आदिवासी कहते हैं उन्हें पैसा ही नहीं मिला। अगर मानदेय बढ़ा है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी योजनाओं की तरह इसका भी बंदरवाट हुआ हो। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और आइए अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। नेपाल में तबाहकुन ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 150 से भी ज्यादा हो गई है। नेपाल के ज़लज़ला मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदम हो गई हैं। सबसे ज्यादा अफराद ज़लज़ले के बायस रुकम, मगरिब और जाजरकोट में हलाक हुए हैं। नेपाल में ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिससे बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ है। वहां कई गांव मलबे का ढेर हो गए हैं। और गजा में जारी इस्राएली फौज की कार्रवाई के दरमियान इसराइल में लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए। गजा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए कई खानदानों ने हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अपने रिश्तेदारों को घर लाने का मुतालबा किया। तेल अवीव में हजारों अफराद ने कैदियों की तस्वीर आवेजा की और सरकार से उनकी रिहाई पर जोर दिया। इस दौरान अमरीका ने एक बार फिर से गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबे का इआदा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में हमलों को रोकने पर इत्तफाक राय किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जंगबंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने में मदद मिलेगी। ये बयान उन्होंने अपने आबाई रियासत डेलावेयर के दौरे के दौरान दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन अगले हफ्ते नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वो वजारती सतह के मज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ये मज़ाकरात अमरीका और भारत के दरमियान सरबराह इजलास की सतह एक प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। ब्लिंकन और ऑस्टिन नई दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वजीर ब्लिंकन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। एक रोजा आलमी कप 2023 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही जनूबी अफ्रीकी टीम का आज मुकाबला टीम इंडिया से होगा। यह मैच कोलकाता के मशहूर एडन गार्डन में खेला जाएगा। टीम इंडिया मौजूदा आलमी कप में जीत के लिए पुरअज़्म है। इस आलमी कप में रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम मुसलसल 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। साथ ही इस आलमी कप में जनूबी अफ्रीका की टीम की अब तक की कारकर्दगी भी शानदार रही है। जनूबी अफ्रीकी टीम अब तक 7 मैच खेल चुकी है, जिनमें से उसने 6 में कामयाबी हासिल की है। पॉइंट्स टेबल पर तो ये टीम भारत के बाद दूसरे नंबर पर है, वहीं भारत पहली पोजीशन पर है। और पाकिस्तान ने आईसीसी वनडे आलमी कप में
मैच 21 रन से जीत लिया है। न्यूजीलैंड की जानिब से जीतने के लिए 402 रन के बड़े हदफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस उसूल के तहत 21 रन से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान ने आलमी कप के सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें जिंदा कर ली हैं। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने 126 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि बाबर आजम ने 66 रन बनाए। वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को जीत के लिए 287 रन का हदफ दिया था। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दी गए हदफ के जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 253 रन ही बना सकी और मैच हार गई। बात करेंगे टेनिस की। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पेरिस ओपन के फाइनल में दाखिल हो गए हैं। मर्दों के सिंगल इवेंट के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच रूस के आंद्रे रुबेलियो को 5-7, 7-6, 7-5 के फर्क से शिकस्त देकर खिताबी मैच में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। और गोवा में जारी 37वें कौमी खेलों में खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा जारी है। आज खिलाड़ी हैंडबॉल, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग समेत दीगर कई मुकाबलों में अपनी ताकत का मुजाहरा करते नजर आएंगे। सख्त मुकाबले के दरमियान महाराष्ट्र की टीम 65 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन पर है, जबकि सर्विसेज अब तक 51 गोल्ड मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर है। वहीं हरियाणा ने अब तक 46 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं और ये टीम तीसरे मकाम पर है। खेल की खबरों के बाद आइए जानते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।